लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है हमें, ठीक है, तो बेस्ट फॉर्मूला क्या है? आप अक्षय कुमार को फॉलो करो या आप ऋतिक रोशन को फॉलो करो या आप टाइगर श्रॉफ को फॉलो करो, जिसको भी आपको फॉलो करना है उसकी बेस्ट ले लो और अपने अंदर डाल दो। जब भी कोई हाइटन्ड इमोशन होता है, चाहे वो सैडनेस हो चाहे हैप्पीनेस हो, वो सीधा अंदर जाता है सबकॉन्शियस में, क्योंकि उस समय आपकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी होती है। 10 साल के अंदर अंदर आप देखोगे कि आने वाली जो जेन ज़ी है, मर्डर हो रहा है पेरेंट्स का, पेरेंट्स के अगेंस्ट जाया जा रहा है। पैसे कैसे कमाने हैं? एक हफ्ते का गोल बनाऊंगा या एक महीने का या एक साल का गोल बनाऊंगा कि इस साल, पिछले साल मैंने कमाया है 1 करोड़, इस साल मैं 2 करोड़ पे जाऊंगा। एक ओवरऑल रिलेशन, मेरा आपके साथ रिलेशन कैसे अच्छा रहे, मेरा मेरे टीम के साथ रिलेशन कैसे अच्छा रहे, मेरा मेरे ड्राइवर के साथ रिलेशनशिप कैसे अच्छा रहे, Absolutely. हाउ कैन वी वर्क ऑन दिस? तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिलेशनशिप के लिए स्माइल के साथ साथ दूसरी चीज। शाहरुख खान का ना एक बहुत फेमस डायलॉग है जहाँ पे वो कहते हैं कि भाई अगर जिंदगी में कुछ करना है ना, आपको सक्सेसफुल बनना है, नींद छोड़ दो, खाना छोड़ दो, आपको परेशान रहना है, टेंस रहना है, ब्लड प्रेशर होना पड़ेगा। सब चीज छोड़ दो और तभी आप कुछ कर पाओगे। एक पांव पे खड़े होके तपस्या कर ली 12 साल और तब जाके पशुपतास्त्र मिला, तो तपस्या तो करनी पड़ेगी ना। बिना उसके कोई भी फिर अर्जुन के लेवल पे नहीं आ पाएगा। अर्जुन के लेवल पे सिर्फ एक ही योद्धा था, कर्ण। सर, आजकल के बच्चों पे आपका क्या कहना है? उनका माइंडसेट बहुत डिफरेंट होता चला जा रहा है। कहते हैं 7 साल के बच्चे की 90% प्रोग्रामिंग हो चुकी होती है। 8वें साल में तुम उसे कहते हो नाना नानी के पास बैठ, दादा दादी के पास बैठ। अब ये इसके कारण ना लोनलीनेस बहुत आ जाता है। अब लोनलीनेस फोन से दूर हो रहा है शुरुआत में, तो बाद में किससे दूर हो गया? सिगरेट से, दारू से। वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट विद ऋषि झा। और आज हमारे साथ हैं कोच BSR जी। हाय सर, कैसे हो आप? नमस्ते ऋषि भाई, बहुत बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? बस आपका टोन चेंज हो गया, सुनते ही दिल खुश हो गया। मैं वापस you से उस so पॉडकास्ट में पहुंच चुका हूं जहां से मैं आपको फॉलो करता हूं। How beautiful. तो आपके हिसाब से रिलेशनशिप के डिस्प्यूट का मेन रीजन क्या है? आई थिंक ईगो, दैट्स इट। कोई समझना नहीं चाहता आज की डेट में। इतना बड़ा ईगो हो गया कि मेरे को कह क्यों दिया। आज मैं देखता हूँ कि बहुत सारे घर टूट रहे हैं और हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आती है। कॉमन पहली चीज, फोन सबसे बड़ा रीजन मुझे लगता है इसका। फोन से क्या है, 4 प्रॉब्लम्स है। पहली प्रॉब्लम, कुछ भी रिलेशनशिप में खटपट हुई, आपके और मेरे बीच में कुछ हुई, किसी को फोन कर दिया। जैसे ही इस रिलेशनशिप पे आप बाहर गए हो, पहला तो आप किसी को फोन करोगे। फोन करके अपनी भड़वास। अब होता क्या है, जब आप इमोशनल स्टेट में हो, सपोज हस्बैंड और वाइफ है और वाइफ रो रही है, रोते रोते वो अपनी माँ को फोन करे। माँ को पहली बार उसने रोते रोते फोन किया, माँ कहेगी यार बहुत दुखी है मेरी बेटी, बट बेटा कुछ नहीं, ऐसे ही होता है, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। दूसरी बार बेटी फोन करेगी, माँ कहेगी अरे बेटा नहीं कोई नहीं, और बेटी रोए जा रही है। तीसरी बार बेटी माँ को फोन करेगी, चौथी बार में माँ कहेगी छोड़ के आ जाए, इतनी दुखी है तो। और यही आप और मैं भी करेंगे। आप मेरे पास आए, आप मेरे दोस्त हो, यार मेरा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है मेरी वाइफ के साथ, क्या करूं। 10 बार आप यही लेके आए, तो यार इतना ही प्रॉब्लम है तो छोड़ दे, फिर इतना ही प्रॉब्लम है तो डिवोर्स ले ले। मैं ऐसे मजाक में ही बोल दूंगा शायद, या फिर कुछ और कह दूंगा, तो कहीं चला जा। अब क्या हुआ, इमोशनल स्टेट में मदर ने डॉटर को ये कह दिया। आपको पता है उसका इम्पैक्ट क्या होगा? जब भी कोई हाइटन्ड इमोशन होता है, चाहे वो सैडनेस हो चाहे हैप्पीनेस हो, उस लेवल पे अगर कोई कुछ कहता है, वो सीधा अंदर जाता है सबकॉन्शियस में, क्योंकि उस समय आपकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी होती है। तो फोन से पहला डैमेज तो ये। दूसरा डैमेज, रील्स। हस्बैंड को ऐसे रहना चाहिए, वाइफ को ऐसे रहना चाहिए, रिश्ते में इस तरह से खुश करना चाहिए, इस तरह से खुश करना चाहिए। अब वो रील्स ना ऐसी फैंटेसी स्टैंडर्ड बनने लग जाता है कि इतने स्टैंडर्ड पैदा हो जाते हैं कि बस वो। तीसरा फोन का डैमेज, फोन पे आपको मूवीज भी एक्सेसिबल हैं जो आज की डेट में रिलेशनशिप को, लव अफेयर्स वगैरह जो दिखा रहे हैं कि ओह इतना रोमांस, इतनी रोमांटिक, ओहो हस्बैंड ने ये कर दिया जी, फिल्मों वाला प्यार। एंड चौथा फोन का सबसे बड़ा डैमेज है कि जब आप फोन एक्सेसिवली देख रहे हो तो आप अपने रिश्ते को टाइम ही नहीं दे रहे हो, राइट? तो ये 4 डैमेजेस फोन के कारण हो रहे हैं। आई थिंक, मुझे लगता है कि हर चीज 2धारी तलवार है। AI 2धारी तलवार है, फोन 2धारी तलवार है, इंस्टाग्राम 2धारी तलवार है। इंस्टाग्राम को मैं यूज करता हूँ मेरी रीच बढ़ाने के लिए, मेरा पैसा बढ़ाने के लिए। मैं फालतू की चीजें और करता ही नहीं, मैं देखता ही नहीं हूँ किसी की रील, किसी का वीडियो ही नहीं देखता। आप मुझे 50 इन्फ्लुएंसर के नाम बोलोगे, मैं शायद 3 से 4 से जिनसे मिला हूँ या जिनसे मैंने बात की हुई है या जिनका कभी कभी आया हुआ है उनको देख लूंगा, बाकी को पता ही नहीं है। मूवीज तो हमें, आप किसी हीरोइन को भी सामने लाके बैठा दोगे तो जो मोस्ट पॉपुलर है उन चेहरों के अलावा कोई बिठा दोगे, मुझे पता भी नहीं होगा। अभी थोड़े दिन पहले एक पेरेंट्स काउंसलिंग के लिए आए, 16 साल का बच्चा, पेरेंट्स रो रहे हैं और बच्चा उनके मुंह पे कह रहा है दे डोंट वैल्यू मी, उनको पैसा ज्यादा प्यारा है।
क्यों? क्योंकि इकलौता बच्चा है, उसको पालने के लिए माता और पिता दोनों काम कर रहे हैं, दोनों घर में दिखे नहीं उस बच्चे को बचपन से। अब माता पिता जो नौकरी कर रहे थे उसके से जो पैसा आ रहा था, मान लो 40,000 आ रहा है, 50,000 आ रहा है, वो बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए सफिशिएंट नहीं था। तो माता पिता आने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कर रहे थे, उसकी मीटिंग होती थी रात को 10-11 बजे तक। बच्चे को लगा माता पिता तो काम ही नहीं, और पिता उनके इतने सीधे या माता जी इतनी सीधी कि बेचारा यू नो मैंने देखा है उसको कई बार बंदे को कि 2-2 महीने वो एक टाइम खाना खा के, या कहीं पे रहने की जगह नहीं होती तो ऑफिस में ही सो जाना, या कहीं ऑफिस में सो जाना और सुबह सुलभ शौचालय में जाके नहा धो के वापस आ जाना। इस तरह से पिता ने स्ट्रगल किया, लेकिन बच्चे को उसकी वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे को वो चीज़ कि तेरा पिता इतना स्ट्रगल कर रहा है वो बताने वाली दादी नहीं है, वो बताने वाले दादा नहीं है, वो बताने वाली नानी नहीं है, अब बाप तो वो खुद बताएगा बुआ नहीं। है, और बाप खुद बताएगा नहीं, और बताएगा तो भी वो सुनेगा क्यों? अरे आपका काम ठीक है। क्योंकि बच्चे को क्या लगता है, पिता घर से बाहर निकला मतलब मस्ती कर रहा है। पिता घर से, क्योंकि पिता बच्चे को क्या बताता है, बेटा आज मैं ऐसी होटल में गया, बेटा आज मैं इस सेमिनार में गया। पिता थोड़ी बताएगा कि आज मैं चप्पल में घिसा, आज मेरे पाँव इतने भयंकर बॉस से इतनी दुखे, गालियां पड़ी, आज मेरे को गालियां टेम्पो में ये बकी, धक्के खाए और मैंने। ये वाली गाली मारी। ये तो पिता बताएगा ही नहीं। ये किसको बताना है? ये जिम्मेदारी है या तो माँ की, ताकि बच्चे को बताई जाए, या ये जिम्मेदारी है दादी की। लेकिन दादी नहीं है साथ में, न्यूक्लियर फैमिली है, दादी है गांव में, बच्चा रह रहा है दिल्ली में। अब दिल्ली में दादी आ नहीं सकती रोज रोज, आ भी जाती है 15 साल भर में 2 बार, तो वो 2 बार तो ऐसे ही लाड प्यार में ही निकल जाते हैं। बातें क्या बताएं, बच्चे को सुनने की आदत ही नहीं है ना, क्योंकि माता पिता बता नहीं पा रहे, बच्चे को सुनने की आदत नहीं है। बच्चा पल रहा है आया के साथ या बाई के साथ, या बच्चे को इन्फ्लुएंसेस सिर्फ उसके कॉलेज फ्रेंड्स का, रिलेशनशिप्स की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है। एंड आप देख लीजिएगा ये 20 साल में, 20 साल भी हो सकता है ज़्यादा हो, 10 साल के अंदर अंदर आप देखोगे कि आने वाली जो जेन ज़ी है, दे विल, आज ही आने लग गए ऐसे कि मर्डर हो रहा है पेरेंट्स का, पेरेंट्स के अगेंस्ट जाया जा रहा है। एक अभी थोड़े दिन पहले एक बच्चे ने, 20 साल के 2 बच्चे थे हमारे किसी दूर के रिलेटिव में, उन बच्चों को पता नहीं क्या सूझा, घर आए, हवन करेंगे हवन करेंगे, कुछ तो चैंटिंग वेंटिंग का एक दिया विया जला के, दादा दादी बैठे हुए थे, माँ बैठी हुई थी, पिताजी शायद डेथ हो गई थी। थोड़ी देर में हवन ववन करने लगे, दादाजी को कुर्सी पे बांध दिया, दादी जी को कुर्सी पे बांध दिया, माँ को कुर्सी पे बांध दिया, सबके फ़ोन ले लिए, सुबह से लेकर रात तक उनकी पिटाई कर रहे हैं, और उनको खाना नहीं दे रहे हैं, उनको कोई करने नहीं दे। रात भर वो तीनों, दादी पिता माता, सब बंधे हुए रहे। 20 साल के बच्चे, उनको पता नहीं क्या सनक चढ़ी। ये तो अगले दिन सुबह जैसे तैसे उनमें से एक आदमी ने अपने आप को थोड़ा छुड़ाया, पड़ोसियों को फ़ोन किया हमें बचाओ, और ऐसे करके पड़ोसी वड़ोसी आए। 24 घंटे टॉर्चर खुद के बच्चों द्वारा दादा दादी को। अभी उसके बाद दादाजी की अभी डेथ हो गई है, 1-1.5 साल पहले ये घटना घटी। उसके बाद से वो सदमे में रहे, एंड नाउ ही डाइड। क्या हुआ था वो, मतलब क्या था वो? कुछ भी, कुछ पता नहीं है। बच्चा आज बाहर जा रहा है, उसके सर पे डाल दिया कि तुझे सफल होना है तो तुझे ये हवन करना होगा, प्रेशर कुछ भी डाल दिया ना। आज इतने सारे अकल्ट साइंस के गुरुज नहीं है पूरे मार्केट में, जो कह रहे हैं कि भाई साहब आपको अगर आपका रिश्ता अच्छा करना है तो आप घर के अंदर ये मंत्र चांट करो इतने साल तक। अरे वो मंत्र चांट करो वो तो ठीक है, लेकिन उसके पहले बुद्धि तो हो। बोल दिया ये काला धागा बांधो, ये ही होगा, तुम रोज ये 1000 बार करोगे तो ही होगा। भगवान अगर नंबर से प्रसन्न हो कि इतनी बार चांट करने से ही भगवान प्रसन्न हो, तो हर भगवान प्रसन्न हो जाएगा। इतनी पूजा करने से, पूजा करो ना। सबसे पहले मैं कहता हूँ भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान सबसे अति उत्तम है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, पहले कर्म की पूजा करो ना। आज मैं ये काम करने के लिए बैठा हूँ, अगर ये काम में दम है ना मेरे, तो भगवान मुझे देख रहा है, वो मुझे ये पूजा से भी बड़ा काम है, क्योंकि इसके कारण 2 लोगों की जिंदगी बदल रही है। मैं, भगवान इतना छोटा नहीं हो सकता मेरा कि बस तू मंदिर में आके रोज मेरे सामने 2 घंटे बैठेगा तो ही काम होगा। हाँ करना है वो भी, आई डोंट से वो नहीं करना। मैं हर संडे सैटरडे सुंदरकांड का पाठ करवाता हूँ। अभी हमने संकल्प लिया है 1008 सुंदरकांड का पाठ करेंगे अगले 2 सालों के अंदर या 3 सालों के अंदर। 3 साल तो मैक्सिमम है, 2 साल हमारा टारगेट है। हर सैटरडे को सुंदरकांड का पाठ होता है मेरी कम्युनिटी में, 1500 लोग जुड़ते हैं, ऑनलाइन हम करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। मैं खुद सैटरडे का उपवास करता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं 5 घंटे बैठ के सिर्फ सुंदरकांड ही करूंगा कर्म छोड़ के, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है काम ही सबसे बड़ी पूजा है। आनंद आर्नोल्ड का आपने एग्जाम्पल दिया, वो बंदे ने काम किया ना, आज इन्फ्लुएंस कर पा रहा है लाखों लोगों को कि भाई स्पाइनल कॉर्ड मेरी नहीं है, मेरे नीचे की बॉडी काम नहीं करती, मैं व्हील चेयर पे हूं, फिर भी मैं दुनिया का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर हूं मेरे सेक्टर में। तो ये उसका पैशन है, ये उसकी ताकत है।
और ये उसका काम है जो लाखों लोगों को सही रास्ते पे ला रहा है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा तपस्या कर फॉर श्योर, लेकिन धनुर्धर पहले बन, क्योंकि वो तेरा धर्म है। युद्ध पहले कर, वो तेरा धर्म है। तू जंगल जाके सिर्फ मेरी पूजा करता रहा और युद्ध अपने आप चल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। पॉसिबल। लोग कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाओ सर, हम सिखा देते हैं बहुत सारी टेक्निक्स करते रहते हैं पागलों की तरह, फिर 2 साल बाद आते हैं सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा। मैंने कहा तूने देखा कि टेक्निक सिखाने के बाद भी मैं 24 घंटे काम कर रहा हूँ? तूने देखा कि सुबह मैं 5 बजे उठ के सेशन ले रहा हूँ? तूने देखा कि मैं किताबें पढ़ रहा हूँ, मैं किताबें लिख रहा हूँ, मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मैं लोगों से मिल रहा हूँ, उसके बाद मैं रात को जाके 3-3, 4-4 सेशन और लेता हूँ, सेल करता हूँ, मार्केटिंग करता हूँ, सेशंस लेता हूँ, एजुकेट करता हूँ खुद को। इतनी चीजें करने के बाद हमारे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। तुम्हारे लिए तुम नौकरी करो सेम 9 से 6 और कुछ भी नया नहीं करो, बाकी और टाइम उसके फोन बाद चलाओ। तुम सारी चीजें करो और तुम्हारे साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम हो जाए, करोड़ आ जाए तुम्हारे पास। हाउ वंडरफुल। हम तो बेवकूफ है फिर। मैंने कहा किसको देखा भाई बैठे हुए? आर्नोल्ड को देखा बैठे हुए, या तूने रोनाल्डो को बैठे हुए देखा? तूने विराट कोहली को बैठे हुए देखा, या तूने अमिताभ बच्चन को बैठे हुए देखा? तूने ये सोच कैसे लिया कि तू सिर्फ 9 to 5 करेगा और वही काम कल जो कर रहा था वही करता रहेगा और तेरे को अलग मिल जाएगा? ये तो तेरी सोच ही गलत हो गई। शाहरुख खान का ना एक बहुत फेमस डायलॉग है जहाँ पे वो कहते हैं कि भाई अगर जिंदगी में कुछ करना है ना जी, नींद छोड़ दो, खाना छोड़ दो, सब चीज छोड़ दो, अपने काम पे ऊपर फोकस करो और तभी आप कुछ कर पाओगे। एल्स आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे जिंदगी में। अर्जुन तो सबसे बड़ा क्यों बना? क्योंकि अर्जुन इंद्रजीत था। अर्जुन ने नींद को जीत लिया था और इंद्रियों को जीत लिया था, एंड इसीलिए इंद्रजीत भी नाम है अर्जुन का। एक कहता है कि जिसने इंद्रियों को जीत लिया, नींद को जीत लिया, नींद पे एक पांव पे खड़े होके तपस्या कर ली 12 साल और तब जाके पशुपतास्त्र मिला, तो तपस्या तो करनी पड़ेगी ना। बिना उसके कोई भी फिर अर्जुन के लेवल पे नहीं आ पाया। अर्जुन के लेवल पे आना है तो उस लेवल का काम करना पड़ेगा। अर्जुन के लेवल पे सिर्फ एक ही योद्धा था, कर्ण, और कर्ण ने भी उसी लेवल की तपस्या की। कर्ण हर सुबह जाके कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा एक टांग पे खड़ा होके सूर्य देव को अर्घ दिए बिना कुछ नहीं करता था। तो दैट वाज द पावर। तो ये गुरु की पावर है, ये कर्म की शक्ति है। जब कर्म किया तो फिर भगवान को उसके सहारे में खड़ा ही होना था। आई थिंक महाभारत को इस तरह से नहीं समझना है कि महाभारत इतिहास में ये हुआ था तो वो तो हुआ ही है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज है कि भगवान खुद आपके सारथी बनेंगे। कब बनेंगे? जब आप अपने कर्म में माहिर हो, जब आपके कर्म में सच्चाई है, जब आपकी सच्चाई शिद्दत। बहुत बड़ी बात कही अभी आपने कि भगवान भी आपके सारथी तभी बनेंगे जब आप कर्म करोगे। एब्सोल्युटली। एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि आपने कहा कि फोन हर प्रॉब्लम्स का बेस है, तो हम लोग फोन के डिस्ट्रैक्शन से कैसे बच सकते हैं? आई थिंक 6-7 चीजें करनी पड़ेगी जो मैं करता हूँ और मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं वो, और मैं कई लोगों को सिखाता भी हूँ। पहली चीज़, आप शेड्यूल कर दो अपने फ़ोन का यूटिलाइजेशन। जैसे आई एम ब्लेस्ड कि मेरा ऑलरेडी शेड्यूल हो जाता है। क्या कि ये पॉडकास्ट है तो मैं फ़ोन ले ही नहीं सकता, मेरा 8 घंटे का ट्रेनिंग है तो मैं फ़ोन उठा ही नहीं सकता, मैं वेबिनार्स में हूँ तो फ़ोन उठा ही नहीं सकता। तो आई थिंक फ़ोन शुड बी यूज्ड ओनली ट्वाइस और थ्राइस अ डे, ठीक है? या फिर इन बिटवीन 2 एंगेजमेंट्स की अभी मैं आपका पॉडकास्ट खत्म करके दूसरी मीटिंग के लिए जब जाऊंगा तो बीच में कार में मेरे को 15 मिनट का समय मिलेगा, वो मेरा फ़ोन का टाइम है। तो 2 घंटे में एक बार आपने चेक कर लिया 15 मिनट के लिए, दैट इज़ गुड इनफ। दूसरी चीज़, फ़ोन पे मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ डू नॉट कॉल मी, आप मेरे को वॉइस मैसेज छोड़ दो। अच्छा, किसी ने कॉल कर भी दिया और मैं फ्री भी हूँ तो मैं कोशिश करूँगा, अगर पहली बार आदमी कॉल कर रहा है मैं ले लूंगा, दूसरी बार आदमी कॉल कर रहा है तो मुझे लगा है कि अब उसकी हैबिट पड़ गई है कि मैंने कॉल ले लिया है, तो मैं उनका कॉल नहीं लूंगा और फिर मैं उनको मैसेज भेजूंगा, सर मैं बिजी हूं, आप मेरे को वॉइस मैसेज पे डिटेल भेज दो, इफ समथिंग इज अर्जेंट आई विल गेट बैक टू यू एज अर्ली एज पॉसिबल। तो आई नीड टू बी अवेलेबल फॉर पीपल, लेकिन लोगों को मुझे टीच करना होगा कि मैं फ़ोन को कैसे इस्तेमाल करूं। तीसरी चीज़, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इनको यूज करने से पहले जुडिशियसली ही आपको यूज करना है। इनको सिर्फ अपने फायदे के लिए यूज करो, इनको कोई भी कचरा आपके माइंड में जाए उसके लिए नहीं। चूज द गुरु, जैसे मेरे को प्रेमानंद जी महाराज अच्छे लगते हैं, मुझे ओशो अच्छे लगते हैं, मुझे मान लीजिए सदगुरु अच्छे लगते हैं, तो मैं इन तीनों को कर दूंगा। मुझे अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर अपने सुनने हैं, मुझे एंथनी रॉबिन्स अच्छे लगते हैं, मुझे रॉबिन शर्मा अच्छे लगते हैं, मैंने उनको शेड्यूल कर दिया। अब मैं बार बार उन्हीं के वीडियो देखूंगा बस, क्योंकि आई बिलीव इन देम, आई रेजोनेट विद देयर फिलॉसफी। मैं फालतू का नहीं देखूंगा कि ऐसे ही गया, मैं देखने गया था भाई साहब एस्ट्रोलॉजी के बारे में, अचानक से मेरे को रिलेशनशिप पे किसी ने ज्ञान दे दिया कि भैया हस्बैंड वाइफ ऐसे होने, अरे मैं देखना ही नहीं चाहता था, मेरा टाइम वेस्ट है वो। तो इसको मैं बोलता हूँ आपकी लर्निंग स्ट्रैटेजी शुड बी स्ट्रीमलाइंड। और तीसरा मैं कहता हूं कि इसमें भी और एक लेवल का फिल्टर हो जाए कि मैं इस महीने प्रोजेक्ट उठाता हूं कि मुझे अपनी भगवत गीता की नॉलेज बढ़ानी है, तो अब इस पूरे महीने में भगवत गीता के ऊपर सुनूंगा।
इससे एट द एंड ऑफ द मंथ मेरी भगवत गीता की नॉलेज अच्छी हो जाएगी, शायद उसमें से मैं 15 चीज़ें अपने रिश्तों में, अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर लूँ, एंड मेरा टाइम बचेगा। एंड अनदर थिंग, अगर आप हमारी तरह कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप कंटेंट डाल दीजिए। तो फ़ोन का ये 2 चीज़ तो बहुत ही हो गई। तीसरी चीज़ है, फ़ोन को हमेशा बिजनेस के लिए यूज़ करना है। आई मीन एक बात बताइए, मेरे पास फ़ोन है, अब 24 घंटे मैं अवेलेबल हूँ, घंटी बजते ही उठाऊँ, रुको रुको यार पॉडकास्ट के बीच में फ़ोन उठा, अरे रे ये एक और आदमी फ़ोन, भाई साहब कर क्या रहा हूँ मैं? मैंने खुद की लाइफ में एक समय था जब मैं दिन भर फ़ोन पे रहता था, क्योंकि मैं नया-नया ट्रेनिंग के फील्ड में आया, तो हर क्लाइंट से मैं बात कर रहा हूँ और लंबी-लंबी, और मुझे डर लगता था फ़ोन नहीं उठाया तो बिज़नेस मिस चला हो जाएगा, हम्म। कुछ और हो जाएगा, कहीं और अपन ने इतना एफर्ट मारा, क्लाइंट नाराज़ हो जाएगा। मैंने ये देखा ये सब मिथ है, कोई नाराज़ नहीं होता, सब समझदार होते हैं। बीएसआर ने फ़ोन नहीं उठाया, बीएसआर बिज़ी होगा, लोग मान के चलते हैं। मैं साल में कम से कम 2 पीरियड ऐसा रखता हूँ जब 10-10 दिन मैं फ़ोन को छूता भी नहीं हूँ, बिल्कुल स्विच ऑफ करके टोटल, इट इज़ कॉल्ड डिजिटल डिटॉक्स। एक तो मैं विपश्यना या ऐसी स्पिरिचुअल रिट्रीट में चला जाता हूँ कभी, या फिर मैं एडवेंचर ट्रिप्स वगैरह पे हिमालय वगैरह चला जाता हूँ जहाँ फ़ोन बिल्कुल नहीं यूज़ होता। ये बहुत ही कूलिंग पीरियड होता है। तो उस क्योंकि टाइम है ना, फिर आप अकेले रहते हो या अगर विपश्यना you? कर रहे हो आप किसी से बात ही नहीं कर सकते। आप अगर एडवेंचर ट्रिप पे जा रहे हो, वहाँ लोग आपके साथ हैं, तो यू आर डेवलपिंग ट्रू बॉन्ड विद पीपल रादर देन हैविंग फ़ोन कनेक्शंस एंड हर मिनट में। मैंने ये नोटिस किया था जब मैं बहुत फ़ोन लेता था ना, तो पता नहीं क्या होता था, फ़ोन पड़ा है, ऋषि और मैं बात कर रहे हैं, थोड़ी सी देर में चेक कर लिया, उसको टच कर लिया, अरे मैसेज देख लिया। अच्छा, मैं तो फिर भी एक बिज़ी आदमी हूँ, मुझे अच्छे खासे बिज़नेस के कॉल्स और मैसेजेस आते हैं भगवान की कृपा से। हज़ारों लोग ऐसे हैं जिनका दिन भर में एक मैसेज ढंग का नहीं आता उनके पास। उन्होंने फालतू के 50 ग्रुप जॉइन करे हुए हैं। तो हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस फ़ोन की, आर्काइव में डाल दो वो सारे ग्रुप, अगर आपने जॉइन भी कर रखे हैं 200 ग्रुप, आर्काइव में डाल दो। दिखेगा ही नहीं। उनको आप हफ्ते में 1 दिन आपको 1 घंटा फ्री मिल रहा है, उनमें से कुछ देख लो, नहीं तो आर्काइव में पड़े रहने दो। क्या है कॉन्शियस लिविंग? कॉन्शियस लिविंग यही है कि इस समय अगर मुझे गुस्सा आया, तो ये गुस्सा क्यों आया? ये मेरी इतनी बड़ी कमज़ोरी है कि छोटी-सी चीज़ पे मैं इतना गुस्सा हो गया। और दूसरी कमज़ोरी है कि मैं इसको रियलाइज़ भी नहीं कर रहा हूँ कि ये मेरी कमज़ोरी है। तो क्या मैं इसको रियलाइज़ कर सकता हूँ कि ये मेरी कमज़ोरी है? जैसे मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँगा, मेरे को गुस्सा आता है, और कई बार गुस्सा आता है तो मैं अपनी फैमिली को हर्ट कर देता हूँ कि कुछ बोल देता हूँ ऐसा। मैं कई बार पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उन्होंने कुछ उल्टा-फुल्टा लिख दिया। फिर जब मैं सोचता हूँ ना, तो मुझे लगता है यार ये तो गलत हो गया। अब कॉन्शियस लिविंग की प्रैक्टिस से मेरी ज़िंदगी में क्या बदलाव हुआ वो बताता हूँ। अब ये पैटर्न पहले अगर 1000 था, तो अब ये पैटर्न 5 है। उस समय ऐसा होता था कि मैं बहुत स्ट्रेस लेता था। अगर ऋषि जी ने मुझे बोल दिया ना यार, तो आपको घर पहुंचने में 2 घंटा लग जाएगा, आप टाइम पे पहुंचे। मैंने देख लिया ट्रैफिक, जैम और सब कुछ देख लिया, और मैं कहूँगा ओह शिट यार ये कैसे होगा। अगर मेरी गाड़ी के अंदर हवा नहीं है, मैं कहूँगा यार ये तो बहुत बुरी चीज़ हो गई। अगर किसी चीज़ का कोई 10 रुपए का नुकसान हो गया, मैं कहूँगा यार आज तो 10 रुपए का नुकसान हो गया जी, ये तो बड़ा गलत हो गया। मेरे टीचर ने मुझे कहा कॉन्शियस लिविंग की एक छोटी सी, भाई माइंड में वायरस आते हैं तो उसको एंटीवायरस चाहिए ना, हाँ। कंप्यूटर के वायरस के लिए एंटीवायरस चाहिए, हाँ। माइंड के वायरस के लिए भी एंटीवायरस होना चाहिए। माइंड में नेगेटिविटी का वायरस आया, एक्सीडेंट हो गया, किसी ने कुछ चोरी कर लिया, आपका लॉस हो गया, ये नेगेटिविटी है। इसको किल करने के लिए कोई एंटीवायरस है? नहीं है। तो मेरे टीचर ने मुझे बताया, जब भी ऐसी गलत चीज़ हो, बोलो हाउ वंडरफुल। अगर हम 3 इडियट्स में जाएँ तो ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, है। आप बिलीव नहीं करोगे, अब मेरी ये मास्टरी हो चुकी है। कुछ भी गलत होता है, हाउ वंडरफुल निकल ही जाता है। भले 5 मिनट बाद निकले, कभी-कभी 1 घंटा बाद निकलता है कि यार ये हुआ, भगवान ऐसा ही चाहता था, क्योंकि इससे बुरा हो सकता था। मेरा एक बार अभी मैंने एक्सट्रीम केसेस में इसको अप्लाई किया। मेरी 20 मई 2024 को मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। मैं हाईवे पे जा रहा था, अजमेर से इंदौर जा रहा था। रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट इतना सीवियर था कि जब गाड़ी रिपेयर होने के लिए गई तो शोरूम वालों ने कहा टोटल एस्टिमेट ऑफ रिपेयर इज 26 lakhs। इतनी बढ़िया वाली एक्सीडेंट हुई। मैं आपको बोलता हूँ, वो एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी भिड़ी, गाड़ी भिड़ते ही इमीडिएटली गाड़ी के अंदर ही मेरे मुंह से निकला हाउ वंडरफुल, मैं सेफ हूं ना, बच गया। अंदर कुछ नहीं हुआ, हाँ। बाहर किसी का कोई चोट नहीं लगी आदमी को, हाउ वंडरफुल। बाहर निकला, एक एक आई थिंक मारुति ओमनी वैन थी, उसको थोड़ी सी लगी, वो मेरे से लड़ने आया। मैंने कहा हाउ वंडरफुल, इसको भी किसी को चोट नहीं आई, गाड़ी कोई थोड़ा डेंट है, ज़्यादा करेगा 1000 2000 5000 देना पड़ेगा, दे देंगे। सामने मेरा एक्सीडेंट एक ट्रक से हुआ था, मिनी ट्रक से। मैंने कहा वो मिनी ट्रक में भी किसी को कुछ नहीं लगे, हाउ वंडरफुल।
इंदौर से 20 किलोमीटर पहले ही एक्सीडेंट हुआ, मतलब मैं आज रात को अच्छे से पहुंच के होटल में सो सकता हूँ। हाउ वंडरफुल। वहीं पे मेरा एक क्लाइंट था, वो उस जगह के पास था। एक्सीडेंट के बाद जब तक टोइंग व्हीकल आ रहा था, खाना खिलाने लग गया। मैंने कहा हाउ वंडरफुल। एक्सीडेंट होने के 1 मिनट बाद मेरे चेहरे पे शिकन भी नहीं थी कि यार कुछ हुआ है। इमीडिएट एक्सेप्टेंस कि हाँ भाई ये हो गया, दिस इज इट। जबकि यही भूपेंद्र अगर 10 साल पुराना होता तो वो भूपेंद्र रोता, चिल्लाता, टेंशन में रहता, खाना नहीं खाता, ऐसे स्ट्रेस होता, पता नहीं क्या क्या रहता, माइंड में हजारों डर होते, हजारों कहानियां चल रही होती, मैं पागल हूँ, मैं बेवकूफ़। क्योंकि उस दिन मुझे सुबह से लोग कह रहे थे मत जा। उस दिन मेरे पास लाइसेंस एक्सपायर हुआ था, वो मुझे पता था। उस दिन मेरे फादर ने भी कहा बेटा ड्राइवर ले ले या मुझे साथ ले ले या मत जा, आज जाना जरूरी है क्या। मैं खुद भी जाना नहीं चाह रहा था सुबह 8 बजे से। तो इतने यूनिवर्सल सिग्नल आए और मैंने यूनिवर्सल सिग्नल्स को हमें लेना चाहिए कि नहीं? एब्सोल्युटली लेना चाहिए। यूनिवर्स सिग्नल देता है। मैं आपको बताता हूँ, मेरा बेटा छोटा था और मतलब वो होगा करीब 5 साल का उस समय। 5 साल का वो बच्चा, एक दिन अचानक से उसको चोट लगी और उसने, हमेशा वो बोलता था रो गया या जो भी, उस दिन उसने बोला हड्डी टूट गई। ठीक है, हमने कहा अरे नहीं बेटा, कट कट कट। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कुछ भी गलत बोल दो तो कैंसिल 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 या कट 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 बोल दो। अवेयरनेस के लेवल पे जो मैंने आपको कहा कॉन्शियस लिविंग, तो यही कॉन्शियस लिविंग है कि मुझसे कुछ गलत निकला, क्योंकि ये यूनिवर्स सुनता है। दिस इज अ लिसनिंग यूनिवर्स। आपकी थॉट्स वाइब्रेशन हो जाती है। 3-4 दिन तक ऐसा हो गया कि उस बच्चे को हल्की सी भी लग गई, जैसे मैंने उसको हल्का सा ऐसे ही मजाक में मार दिया, अरे हड्डी टूट गई, कट कट कट। अब हुआ क्या, उसके 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बाद मेरे ब्रदर का एक्सीडेंट हुआ और उसकी हड्डी टूट गई। मेरा ब्रदर एयरफोर्स में था, अभी वो रिटायर्ड है, और वो गिरा और उसके हाथ पे लगी और हड्डी टूट गई। और उसके 3 महीने बाद, अब जब मेरे ब्रदर को ये चोट लगी, घर पे कई लोग मिलने आते। मेरे पिताजी कई बार कह देते अरे ये तो अच्छा हुआ हाथ पे लगी, पाँव पे लग जाती तो मुश्किल हो जाती। 3 महीने हुए, फादर का एक्सीडेंट हुआ, उनके दोनों पाँव फ्रैक्चर हो गए। अब सोचिए, एक छोटे बच्चे को ये इंट्यूजन आया। अब मैं बार बार सोचूं यार ये बोल क्यों रहा है ये, क्योंकि ये सिग्नल था यूनिवर्स का कि कुछ ऐसा हो सकता है। अब किसको बोलने, लेकिन किसके साथ हो सकता है ये नहीं पता। एंड उसके बाद 2 महीने बाद ऐसा हुआ और फिर फादर ये बोल देते थे, तो मैं भी उस समय पजल्ड था। मैं कहीं पुणे रह रहा था, वो लोग यहाँ रह रहे थे, ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था। फ़ोन पे 1-2 बार फादर ने बोला। फादर का जब ये एक्सीडेंट हुआ तब भी मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ। उसके बाद जब मैं उनको एक बार ड्रेसिंग कराने के लिए हॉस्पिटल में ले गया तो मैंने कहा आपने अट्रैक्ट किया ये तो, क्योंकि आप बोल देते थे ऐसा कि पाँव में लग जाती तो मुश्किल हो जाती। जब आप बोल रहे हो पाँव में लग जाती तो मुश्किल हो जाती, एक तो ये आपका इंट्यूजन हो सकता है, दूसरा आपके ब्रेन में वो पिक्चर बन रही है कि पाँव में लग जाती तो आदमी कितना मुश्किल से चलता। तो भगवान ने वो तथास्तु कर दिया। तो एक में मैं कहूँगा बेटे ने कुछ बोला वो सिग्नल था, और दूसरा फादर ने कुछ बोला वो भी एक सिग्नल था। अगर उस सिग्नल को या तो हम कैच कर लें और सेफ्टी कर लें, बट ये नहीं पता होता कि कितना हो। जैसे जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी का, मैं सुबह निकलने वाला था और सुबह 8 बजे निकलना था। मुझे पता इंदौर इज़ अ लॉन्ग ड्राइव, मुझे वहाँ पे पहुँचना था 6 बजे, लेकिन मैं नहीं यार आज छोड़ दूँ क्या, अरे यार कमिट कर रखा है, 3 बार पहले ही कैंसिल कर चुके हैं, जाए क्या। फिर फादर ने कहा बेटा जाना ज़रूरी है क्या। फादर को पता था कि मैं गुस्सा हो जाऊंगा अगर वो मेरे को स्ट्रिक्टली बोलेंगे मत जाओ, क्योंकि उनको लगता था कि काम में बिजी है बंदा, कुछ काफ़ी प्लानिंग बिजी है और टोक दूंगा और हम्म, कुछ हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, तो वो सेंसिटिव है। तो उन्होंने हल्का सा ही बोला बेटा जाना ज़रूरी है क्या। अब वो मुझे पता है कि वो बोल रहे हैं कि इतनी लंबी ड्राइव है, ये है वो है, ड्राइवर ले जाइए। और उस दिन मुझे ड्राइवर भी नहीं ले जाना था क्योंकि मेरा 3 दिन का वर्कशॉप चल रहा था उसके पहले। एंड मैं इतना एग्जॉस्टेड हो गया था लोगों से मिलते मिलते, मुझे आराम से कथा सुनते हुए, मैं शिव पुराण सुनता सुनता जा रहा था। मैंने कहा ये मेरा लर्निंग, लॉन्ग ड्राइव मेरा लर्निंग टाइम होता है, तो इसलिए मैं उसको हमेशा इंजॉय करता हूँ। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हो जाता हूँ कि लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, अकेले जाना है, कुछ सुनते सुनते जाना है। एंड ये हो गया। तो कॉन्शियस लिविंग की जो हमारी बात चल रही थी वो इसलिए ज़रूरी है कि हम सोच समझ के बोलें कि हमें चाहिए क्या। हम बोल देते हैं मर जाएंगे, मर जाऊंगा मैं, अरे मैं आत्महत्या कर लूंगा। कई आदमी बोल देता है, कोई बोलता है मैं घर से भाग जाऊंगा, कोई बोलता है मुझे चाहिए ही नहीं ऐसा रिलेशनशिप, कोई बोल देता है मैं योगी बन जाऊंगा, मैं सन्यासी बन जाऊंगा, मैं दुनिया छोड़ दूंगा। कोई कहता है ये बिजनेस बेकार है साला, छोड़ दो साहब, अरे यार बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे हैं, चैन ही नहीं है यार, शांति की जिंदगी चाहिए। जिस दिन शांति की मिल गई ना जिंदगी, उस दिन पागल हो जाओगे फिर। सर आजकल के बच्चों पे आपका क्या कहना है? उनका माइंडसेट बहुत डिफरेंट होता चला जा रहा है। करेक्ट। और हम जैसे लोगों के लिए भी ना आज के जनरेशन्स को एक्सेप्ट करना
थोड़ा सा मुश्किल जैसा मुझे फील हो रहा है। एब्सोल्युटली इट्स गोइंग टू बी वेरी ट्रबलसम, और अभी तो शुरुआत हुई है मुझे ऐसे लगता है। मेरे एक बहुत अच्छे पेरेंटिंग कोच है परीक्षित जी, उनके साथ अभी थोड़े दिन पहले पॉडकास्ट हुआ, तो मैंने बड़ी सारी चीज़ें उनसे सुनी और मेरे लिए बड़ा आई ओपनिंग थी कई चीज़ें। वो कहते हैं कि एक छोटे बच्चे को ना मिनिमम रोज 24-25 मिनट का प्यार, तो फिजिकल टच एंड प्यार, वो हग और वो चाहिए, मतलब, और बच्चा कितना, मतलब 14-15 साल तक के बच्चे को रोज चाहिए वो। अब बच्चा जब 3-4 साल का है या 2 साल का है, 2.5 साल का होते होते उसको क्रेस्ट में भेज दिया जाता है। बोलते हैं छोटा होता है तो ज़्यादा चाहिए, और 2.5 साल का वो क्रेस्ट में जाने के बाद वो घर आता है, उसको कौन भी संभालती है? काम आया। करने वाली बाई। अच्छा, काम करने वाली बाई भी नहीं है तो मदर भी संभालती है, तो मदर कितना किचन का काम भी कर रही है, घर का काम भी कर रही है, फादर दिन भर बेचारा बाहर है, नाना नानी दादा दादी है नहीं, बच्चे के साथ खेलने वाला कोई नहीं है, बच्चा अकेला सोसाइटी में भी नहीं जा सकता। मैं तो गांव में रहता था, छोटा था तब, तो किसी के भी घर में घुस जाते थे, सबको पता होता था ये किसका बच्चा है, ये किसका। आज तो फ्लैट सिस्टम है तो उसमें भी कहीं किधर भी नहीं जा सकते। तो उस बच्चे का साइकोलॉजी समझो कि उसको क्या होगा। अब बच्चा है, वो खाली तो बैठ नहीं सकता, वो पकड़ेगा मोबाइल, वो पकड़ेगा कुछ और। मोबाइल क्या कर रहा है? डोपामाइन रिलीज कर रहा है, एंड टू मच ऑफ डोपामाइन इज गेटिंग रिलीज्ड। अच्छा लग रहा है, ये कार्टून अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। तुम कार्टून जितनी एनर्जी है तुम में नहीं है, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। कार्टून अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये दादा दादी में कार्टून जितनी एनर्जी है नहीं है, कार्टून अच्छा लग रहा है। अब वो बच्चा दादा दादी से, नाना नानी से और मदर Detach हो फादर रहा है। से सबसे डिटैच हो गया है। जब तक वो बच्चा 7 साल का है ना, सबसे डिटैच हो चुका है। और डिटैच होने के बाद कहते हैं 7 साल के बच्चे की 90% प्रोग्रामिंग हो चुकी होती है। अब 90% प्रोग्रामिंग तो हो गई, या 80% प्रोग्रामिंग तो आपकी ब्रेन की हो गई। 8वें साल में तुम उसे कहते हो नाना नानी के पास बैठ, दादा दादी के पास बैठ, वो कहेगा, कनेक्ट ही नहीं कर कहाँ पाएगा। से कनेक्ट करूं मैं? अब नाना नानी दादा दादी को भी लगता है यार बच्चे हमारे हैं, वो खेल ही नहीं रहे, तो हम भी फोन में घुस जाते हैं। तो बच्चे को और लगता है यार ये मैं जब भी दादा दादी के पास आता हूँ ये भी फोन में रहते हैं। अब ये इसके कारण ना लोनलीनेस बहुत आ जाता है। अब लोनलीनेस फ़ोन से दूर हो रहा है शुरुआत में, तो बाद में किससे दूर होगा? सिगरेट से, दारू से, इधर-उधर की चीज़ों से। तो बच्चों की साइकोलॉजी पे बहुत भयंकर इम्पैक्ट हो रहा है। तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, पेरेंट्स को ही समझना पड़ेगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे 3 चीज़ें काम करेगी। एक, ब्लेसिंग्स। बच्चे को रोज़ रात को सोते समय बहुत सारी ब्लेसिंग्स दो। उसके दोनों सर पे हाथ रख के ना इस तरह से ब्लेसिंग दो कि ये बच्चा, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा हो, ये बहुत ब्राइट हो, ये बहुत समझदार बने, भगवान इसके साथ रहे, इसको दुर्गुणों से बचाए। ये ब्लेसिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि अधिकांश पेरेंट्स नहीं कर पाते। इवन मैं गिल्टी हूँ कि जब मेरा बेटा छोटा था उस समय मुझे ये नॉलेज नहीं थी और मैं भी नहीं कर पाया। जितनी मुझे छोटी-मोटी नॉलेज थी उतना मैं कर पाया। दूसरी चीज़ है, ब्लेसिंग के साथ साथ शेयरिंग का एनवायरनमेंट। पेरेंट्स को बच्चे को कंसिस्टेंटली बताना होगा कि हाउ मच हार्ड वर्क देयर अदर पेरेंट इज डूइंग, नाना नानी ने क्या किया है, कल्चर क्या है, हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है, इतिहास के लोगों ने कितना बलिदान किया है, किस लेवल का वो दुनिया के बारे में सोचते थे, दोस्तों के बारे में सोचते थे, समाज में सोचते थे, कितने वो स्ट्रांग होते थे, मेंटल स्ट्रेंथ, विल पावर, दूसरों के साथ सर वो मिलजुल के रहने इरिटेटिंग नहीं की। हो जाता है कई बार जब एक ही कहानी उनको बार-बार सुनाई जाती है तो? हाँ, समझ मुझे तो लिया मुझे मेरे ये फादर बताइए ने कि कि हर हनुमान स्ट्रगल जी की किया। कहानी आपने कितनी बार सुनी होगी कि लंका गए, लंका जला दी, राम काज किए। हनुमान चालीसा कितनी बार सुना आपने? कभी बोरिंग नहीं हुआ होगा। मैंने महाराणा प्रताप की कहानी हजारों बार सुनी, कोई बोरिंग नहीं होता है। आपको लगता है बोरिंग हो जाएगी क्योंकि आप बड़े हो गए हो। बच्चे को बोरिंग कहाँ लगती है? मुझे आज भी याद है, हम अपनी दादी के पास बैठते थे ना, तो मेरी दादी है ना एक कहानी सुनाती थी। कृष्ण भगवान ग्वालों के साथ खेलने गए और नदी पे गए तो उनकी बॉल नदी के अंदर चली गई, तो वो कालिया नाग था नदी के अंदर। फिर सब लोगों ने कृष्ण को रोका और कालिया नाग के श्री कृष्ण अंदर उतर गए, नाग के ऊपर डांस करते हुए बाहर आए, एंड सब लोगों ने देखा। अब वो कहानी है ना, मैंने मेरी दादी से हजारों बार सुनी होगी, और हर बार जब हम दादी जी के पास बैठते थे, परदादी जी थी मेरी पापा की मदर, पापा की दादी, तो उनके पास जब भी बैठते थे बोले वो कालिया नाग वाली कहानी सुनाओ, कालिया नाग वाली कहानी सुनाओ। अब हजारों बार सुनने के बाद भी इतना इंटरेस्ट आता था। बच्चे बोर नहीं होते, बच्चे एक ही चीज को 50 बार देख सकते हैं। मेरे फादर जब छोटे थे ना, हम लोग तो मतलब हमने वो गांव वाली लाइफ तो शायद 1-2 साल ही, 5 साल ही देखी होगी। उसके बाद हम छोटे शहर में आ गए। हालांकि शहर में भी हमारी लाइफ स्ट्रगलिंग ही थी, बस पढ़ाई के लिए आ गए थे। बट मेरे फादर की एक अच्छी बात जो हमेशा रही, मतलब मैंने बहुत कम परिवारों में देखा है, वो रात को जब घर आते थे ना, चाहे वो नौकरी से आते हों, चाहे वो कई बार दिल्ली काम पे आते थे और 3 महीने में एक बार आते थे, तो जितने भी दिन वो रहते थे, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन,
रोज शाम को 7 बजे, 6 बजे, 8 बजे, जितनी भी बजे हम लोग सब स्कूल के काम से फ्री हो जाते थे, और दिन भर मेरे फादर हमें बताते रहते थे, बचपन में ये स्ट्रगल थी, दादाजी की ये स्ट्रगल थी, नानी जी की ये स्ट्रगल थी, गांव वालों की ये स्ट्रगल थी, ऐसे करी। और फिर वो दिल्ली में आके जब देखते थे कि बड़े लोग कैसे रह रहे, तो वो भी बताते थे। इतनी सारी शेयरिंग्स होती थी, मेरे ड्रीम्स बनते गए सर। और एक है ना, अंदर से एक कट्टरता आती गई, कट्टरता क्या कहूँगा, एक समर्पण आता गया कि यार पापा मम्मी ने कुछ इतनी करना है मुझे स्ट्रगल अपने देखी है, लिए। उनके लिए कुछ करना है, उनके लिए कुछ करना है, उनके लिए कुछ करना है। आज मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरे को अगर हल्का भी कुछ गलत काम मैं करता हूँ ना, मेरे को सबसे पहले ये थॉट आता है, यार पापा क्या सोचेंगे। आज भी इतना भयंकर डर लगता है कि कहीं गलती से पापा ये ना पूछ लें। और आज 8 साल के बच्चे को वो डर नहीं है। वो पापा को बोलता है तो क्या, आपको भी डर ये है ना आज? भयंकर मुझे डर भी है है, आज भी। मुझे भी है। आज अगर पापा गुस्से से पूछ लेते ना, लेट क्यों आया, आज मैं इंडिपेंडेंट हूँ, पूरी दुनिया को ट्रेन कर रहा हूँ। मैं भगवान की कृपा से कह सकता हूँ कि एक भी गलत आदत मेरे में नहीं है। चाय पीना मैं छोड़ रखा है, 6 के बाद खाना नहीं खाता, मूवीज में फालतू देखता नहीं, बहुत कम देखूंगा, फालतू के शौक नहीं, कोई किसी तरह का कोई नशा नहीं, कोई घूमना फिरना नहीं, सीधा घर जाता हूँ, काम पे आता हूँ, काम से घर जाता हूँ। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज अगर पापा बोले ना कि 10 बजे क्यों आया, लेट क्यों हो गया, डर लगता है एक बार को पापा पूछ ना ले। अभी आपसे मिलने आया हूँ और आपसे मिलते हुए बोल के आया हूँ 5 बजे भाई पॉडकास्ट हो जाएगा और 6 बजे घर आ जाऊँगा। मान लो अगर ऐसा होता कि आप सेम सिटी में हम पॉडकास्ट कर रहे होते और 8 बज गए, तो ये पहले से ही थॉट आ जाता था, पापा पूछेंगे क्या बोलना है, दुख 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 दुख। पॉडकास्ट 3 घंटा चल गया, क्योंकि उनको बताना, ये समझाना, एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल होगा कि 4 घंटे लग गए ऋषि भाई के साथ। कहते नहीं क्या बातें हो गई हैं, टाइम वेस्ट कर देते हो, सोएगा कब, आराम कब करेगा, सुबह तेरे को 4:30 बजे उठना भी तो है। तो वो इतनी छोटी सी चीजों से आज भी डर लगता है। तो आज के बच्चे क्यों नहीं डरते, या उनका डरना, क्योंकि हमारा डरना गलत था या क्योंकि उनका ना हमें- डरना सही है? क्योंकि हमारे जमाने में ये था कि पापा ही हीरो थे, क्योंकि पापा ने जब इतनी स्ट्रगल स्टोरियां सुनाई। आज मोटिवेशनल स्पीकर को लोग क्यों हीरो मानती है, क्योंकि जब हम स्टेज पे खड़े होकर बोलते हैं भाई मैंने 3 महीने में अंग्रेजी सीखी, तो लोगों को लगता है यार ये बड़ा इंसान है। और लिटरली मैंने सीखी, मेरी अंग्रेजी 3 महीने पहले मुझे आती भी नहीं थी, और 3 महीने में मैंने 24 घंटे में से 12 घंटे पढ़ाई करके 15 घंटे दिन रात अंग्रेजी उसकी वो फोनेटिक ड्रिल्स कर रहा हूँ भाई, टेलीविजन एंड इस तरह से वो जो सारे फोनेटिक्स और सब कुछ हम कर रहे थे कि इस सिलेबल स्ट्रेस पे ये करो। इतना इंटरेस्टिंग होता था मेरे लिए, और मैं वो 3 महीने में अंग्रेजी सीखी। आज जब लोगों को बताता हूँ कि यार मेरे ऊपर 1.5 करोड़ का लोन था 18 में, और उसके बाद मैंने 1 साल के अंदर वो लोन पूरा उतार दिया। उसके बाद भी मैं सिंगापुर जाके जब मैं वो कहानियां सुनाता हूँ तो पूरी दुनिया इंस्पायर होती थी। तो उस समय पापा जो कहानियां सुनाते थे, मैं उससे कनेक्ट कर पा रहा हूँ अब आपकी बात, ये उससे हम इंस्पायर होते थे। आजकल के पेरेंट्स सुनाते भी नहीं है, और बेटे माँ क्या कहती है, तेरे बाप ने तो टाइम ही नहीं दिया हमको, तेरे पिताजी तो टाइम ही नहीं देते, तेरे पिताजी के लिए तो काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तेरे पिताजी के लिए तू इंपॉर्टेंट नहीं। ये माँ भर देती है, क्योंकि माँ को लगता है, माँ की हमेशा कंप्लेन क्या होती है, आज अधिकांश महिलाओं की क्या कंप्लेन है, आप टाइम नहीं देते। और वो फिर महिला को पता नहीं है कम्युनिकेट कैसे करना है, तो वो बच्चे के सामने भी बोल देती है, बच्चों के सामने तेरे पिताजी तो टाइम ही नहीं देते, तेरे पिताजी के लिए तो पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तेरे लिए पिताजी के लिए तू इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी गलती से फादर का बच्चे का जन्मदिन मिस हो जाए, पेरेंट टीचर मीटिंग मिस हो जाए, माँ क्या बोलेगी, तेरे फादर के लिए तू इंपॉर्टेंट नहीं है। अब वो बच्चा क्या, उस बच्चे को फादर हीरो बनने की जगह ना फादर विलेन लगने लग जाता है। अब यहीं पे फादर भी देखिए क्या करता है, बच्चे के साथ बैठता है, खेलेगा, माँ के बारे में, माँ के सेक्रीफाइस के बारे में कुछ बता ही नहीं रहा कि तेरी माँ देख कितना काम कर रही है, सुबह जल्दी उठ रही है, तेरे लिए टिफिन बना रही है, तेरे लिए ये कर रही है, कपड़े धो रही है, सास ससुर की सेवा कर रही है। फादर बताते नहीं है। बच्चा माँ को तो वैसे ही फॉर ग्रांटेड लेता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब हम भी छोटे थे तो लगता था मम्मी तो ठीक है यार, मम्मी नहीं, पापा ही हीरो है, क्योंकि पापा कहानियां ज़्यादा सुनाते थे, मम्मी तो अपना काम कर रही होती थी। तो मम्मी के बारे में भी पापा बहुत बताते थे हमें कि यार मम्मी ने देख ऐसा किया, गांव में ऐसे रहती थी, एक ही चूल्हे पे चाय। मम्मी नहीं बताती है, मम्मियाँ ये सब बहुत कम बताती थी। हाँ, स्ट्रगल मम्मी नहीं होता। मम्मी को मेरी मम्मी को इतना नहीं बात भी करना नहीं आता था शायद, जितना पापा बात कर पाते थे। तो इसके कारण ना माता पिता हमेशा हीरो रहे। आज के बच्चों के लिए माता पिता विलेन है, क्योंकि वो कहते हैं हमें टाइम नहीं दे रहे। तो क्या हुआ आपने पैसे लाए, तो क्या हुआ आपने मेरे लिए टॉय लाया, तो ये तो आपकी। और आज फिर बाकी का काम रील कर देती है, कोई ना कोई रील ऐसी आ जाएगी। बाप हो गए तो तुमने एहसान थोड़ी कर दिया बाप हो के। एल्गोरिदम इतना खतरनाक चल रहा है कि आपने एक रील एक जैसी देख ली, उसको थोड़ा बहुत लाइक वाइक कर दिया या शेयर कर दिया, अब देखो वही फीड सारे आएंगे, वही आएगी। तभी हमें नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं होना है सर, ये बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर सक्सेसफुल होना है हमें, ठीक है, तो बेस्ट फॉर्मूला क्या है?
सक्सेस का सिंपलेस्ट फॉर्मूला जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो ये है कि अगर मुझे आपके जैसा बनना है या आपकी सफलता बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं से रेफरेंस लेना होगा, ब्रेन को ना इमेजेस और रेफरेंसेस चाहिए। तो रेफरेंस मिल गया मुझे कि मुझे अक्षय कुमार की तरह सफल होना है, मोदी जी की तरह बनना है, ले लिया रेफरेंस, उस रेफरेंस की सारी पॉजिटिव चीजें उठा ली और अपने अंदर डालना शुरू कर दो। जैसे अगर मुझे अक्षय कुमार बनना है तो मैं अक्षय कुमार का पॉडकास्ट देखूंगा या उसका वीडियो देखूंगा, और अगर वो उसमें कह रहा है सुबह 4 बजे उठता हूँ जी, मैं 4 बजे उठना शुरू करूंगा। वो कहता है 5 से 6 मेरा जिम है, तो मैं 5 से 6 जिम, 7 बजे मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ तो 7 बजे ब्रेकफास्ट में मैं फ्रूट्स ही खाता हूँ तो मैं फ्रूट्स ही खाऊंगा। एंड उसके बाद अक्षय कुमार ने एक वीडियो में बोला कि मैं कोई सप्लीमेंट्स नहीं लेता और सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं फिर वो नहीं लूँगा। अक्षय कुमार कहता है मैं रात को 9 बजे सो जाऊँ तो मैं 9 बजे सोने की कोशिश करूँगा। ये अगर मुझे अक्षय कुमार बनना है तो, या अक्षय कुमार जैसी फिटनेस चाहिए तो। ओके, अब ये एक एग्जाम्पल हो गया। बस ये सबसे दिमाग क्यों लगाना है? वो आदमी दुनिया का बेस्ट है अपनी इंडस्ट्री में। अगर आपको फिटनेस भी चाहिए और आप अक्षय कुमार को फॉलो करो, या आप ऋतिक रोशन को फॉलो करो, या आप टाइगर श्रॉफ को फॉलो करो, जिसको फॉलो करना है, या आप और कोई एक्सरसाइज में आर्नोल्ड को फॉलो करो, जिसको भी आपको फॉलो करना है उसकी बेस्ट ले लो और अपने अंदर डाल दो। दिमाग मत लगाओ, तुम्हारा दिमाग से तुम चल चुके हो 15 साल से और तुम्हें कोई रिजल्ट नहीं मिला, और अब भी तुम फेलियर स्ट्रैटेजी से सक्सेस ले आना चाहोगे तो तुम और फेल होगे और डिप्रेशन में चले जाओगे। अभी 65 साल की एक महिला 3 महीने पहले मिली हमसे, घुटनों में भयंकर दर्द, सर मेरा बस घुटनों का दर्द ठीक हो जाए, सर बस मेरी दवाइयाँ छूट जाए। 3 महीने बाद लिटरली कल के मेरे प्रोग्राम में थी, दिल्ली में इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरा 3 दिन का प्रोग्राम चल रहा था। कल के प्रोग्राम में वो मैम थी, उमा मैम उनका नाम है। सर मेरे घुटनों का दर्द 100% चला गया, और मैंने आपको उस समय कहा था जब होगा ना तो मैं डांस करूँगी। मैंने आपके इस शो में डांस किया है, मेरी सारी दवाइयाँ छूट गई है, मेरे अंदर खतरनाक डिसिप्लिन आ गया, और आज 65 साल की उम्र में मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ कर लूँगी। अब उन्होंने क्या किया, मैंने जो बोला, मैं 6 बजे के बाद नहीं खाना खाता, उन्होंने 6 बजे के बाद खाना छोड़ दिया। मैं चाय कॉफ़ी नहीं पीता, और मैंने एक वेबिनार में बोला छोड़नी है ना कोई चीज़ तो ऐसे छोड़ते हैं, ऐसे नहीं कि कम करूँगा, धीरे करूँगा, बाद में देखूँगा, अगले महीने से छोड़ूंगा ना। छोड़ना है तो अभी छोड़ो, नहीं तो मत छोड़ो, नहीं तो तुम तो उन्होंने मेरी ये बात पकड़ ली, क्योंकि मैं एक दिन ऐसे ही लोगों को सिखा रहा था कि ये ऐसे होना चाहिए। लोगों ने कहा सर एग्जाम्पल, मैंने कहा यार मैं चाय दिन में 5 कप पी जाता हूँ। मैंने कहा अभी से दूध वाली चाय और शक्कर वाली चाय नहीं पीऊंगा, ये लो मर जाऊंगा लेकिन नहीं पीऊंगा, और दूध वाली चाय के साथ दूध वाली कॉफ़ी और शक्कर वाली कॉफ़ी भी नहीं पीऊंगा। फिर ऐसे ही एक वेबिनार में गया, मैंने कहा चलो आज से मीठा नहीं खाऊंगा, गुड़ वाला मीठा ज़रूर खाऊंगा, या मिश्री और गुड़, ये 2 ऑप्शन रखे हैं जो प्योरेस्ट फॉर्मेट में है, जो प्रोसेस्ड है वो नहीं खाऊंगा। तो अब मीठा होता ही नहीं है पूरे महीने में कभी, चाय कॉफ़ी होती नहीं। अब उमा जी ने ये फॉलो कर लिया, करते करते 3 महीने के अंदर उनकी सारी दवाइयाँ बंद, 5 से 7 टैबलेट रोज की खाती थी, घुटने का दर्द पूरा गायब, डांस कर रही है आज 65 की उम्र में। आज अब उनके पास ड्रीम्स आ गए हैं, नहीं तो उनको लग रहा था मैं तो बूढ़ी हो गई, कुछ नहीं कर पा रही। सो सी द मैजिक, उन्होंने मुझे फॉलो किया, मैंने जो बताया ब्लाइंडली फॉलो कर लिया, रिजल्ट। पैसे कैसे कमाने हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और लोगों के लिए तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। कितना पैसा कमाना है पहले तो ये डिसाइड करना है। लेट्स से अनलिमिटेड। लोगों को मैं पूछता हूँ ना, लोग बोलते हैं अनलिमिटेड, मैंने कहा अनलिमिटेड नहीं। अनलिमिटेड तुम जिंदगी भर में अनलिमिटेड कमाओ, लेकिन कितना भी अनलिमिटेड कमाओ वो लिमिटेड ही होगा। भाई इलोन मस्क से ज्यादा तो नहीं कमा पाओगे शायद, या कमा भी लोगे क्या पता, लेकिन उसका भी $356 बिलियन ही है। तुम क्या कहोगे $1 ट्रिलियन, इससे ज्यादा थोड़ी को पाओगे। तो कहीं पे भी करो, अनलिमिटेड नहीं हो सकता। वो नंबर सेट करना होगा, यू हैव टू हैव द नंबर शुरू में इतना बड़ा ना हो कि आपको थोड़ी देर के लिए एक्साइटमेंट हो, बाद में आप हमेशा यही सोचते रहो यहाँ तक तो पहुंचूंगा ही कैसे। नंबर मैं हमेशा कहता हूँ अपनी लिमिटेशन को तोड़ने का ना, हम दूर का गोल बना सकते हैं कि हमें 15 साल में $1 बिलियन कमाना है, लेकिन आज का गोल जो है, तो 15 साल का गोल अलग हो गया, उसके बाद मैं 1 हफ्ते का गोल बनाऊंगा, या 1 महीने का, या 1 साल का गोल बनाऊंगा कि इस साल, पिछले साल मैंने कमाया है 1 करोड़, इस साल मैं 2 करोड़ पे जाऊंगा। इस साल मैंने कमाया है 2 करोड़, अगले साल मैं 6 करोड़ पे जाऊंगा। इंक्रीमेंटल हो सकता है, अगले साल मैंने 6 करोड़ कमाया, अब मैं 15 पे जाऊंगा। तो इंक्रीमेंटल गोल सेटिंग होनी चाहिए पहले। तो इंक्रीमेंटल गोल सेटिंग होने के बाद 3-4 टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। 1 घंटा माइंड प्रोग्रामिंग,
जहाँ पे आप विजुअलाइज कर रहे हो इतना पैसा आ रहा है, जहाँ पे आप लिख रहे हो मैं इतने पैसे का मालिक हूँ, अफर्मेशंस बना रहे हो, ये पहला काम हो गया। तो जैसे किसी को 1 करोड़ कमाना है तो आई ऑलरेडी हैव 1 करोड़ रुपीज़, और फिर वो विजुअलाइजेशन करो कि 1 करोड़ आ रहा है, उसी के बारे में लिखो, उसी के बारे में सोचो, 1 करोड़ आने के बाद मैं कैसे जंप कर रहा हूँ, घर वालों को कहाँ ले जा रहा हूँ, कहाँ पार्टी कर रहा हूँ, ये पहला काम हो गया। 1 घंटा माइंड की ट्रेनिंग, सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग, शांत बैठ के, आंखें बंद करके, मुंह से बोल के या अपनी बॉडी में फील करके, फीलिंग, थॉट्स, एक्शंस, तीनों चारों जरूरत है। तो मैं बंद कमरे में आई विल फील 1 करोड़ आ गया, ऐसे नहीं फील करूंगा। कई लोगों को मैं विजुअलाइज करने को बोलता हूँ, ऐसे विजुअलाइज करते हैं ना, चेहरे पे मुस्कुराहट। सबकॉन्शियस माइंड कहता है यार भाई क्या चल क्या रहा है, तू तेरे पास 1 करोड़ आने के बाद ऐसे बैठेगा तू ना। तो आई फील, वो फीलिंग होनी चाहिए एज इफ वो जल्दी आ गया है, अभी आ गया। तो 1 घंटा माइंड ट्रेनिंग, उसके बाद 1 घंटा या 2 घंटा या 3 घंटा या 4 घंटा या 5 घंटा, जितने आपके पास टाइम हो, जितनी आपकी शक्ति हो, डीप स्टडी। डीप स्टडी क्या, मुझे शेयर मार्केट से पैसा आ सकता है ना, शेयर मार्केट की स्टडी चाहिए, चार्ट्स देखने, ये देखने। मुझे ट्रेनिंग से पैसा आ सकता है तो ट्रेनिंग में हर सब्जेक्ट की मुझे मास्टरी चाहिए। मैं पेरेंटिंग पे बात करूंगा, मैं रिलेशनशिप पे बात करूंगा, मैं मोटिवेशन पे बात करूंगा, इंस्पिरेशन पे बात करूंगा, मनी पे बात करूंगा। क्या मुझे नॉलेज है? तो 1-2 घंटा 3 घंटा वो नॉलेज बिल्ड करनी है लगातार, नॉन स्टॉप, कब तक? मरते दम तक। कई लोग पूछते हैं सर कितनी देर पढ़ूं कि ये नॉलेज अच्छी हो जाए? कितनी देर नहीं, जिंदगी भर पढ़ना है। कितने दिन नहीं, जिंदगी भर। तो 2 घंटा 3 घंटा, भले वो सुबह शाम, ये अगर आप हर रोज नहीं दे सकते तो हफ्ते में 1 बार हो सकता है। एंड तीसरा है ताबड़तोड़ एक्शन, प्लानिंग एंड एक्शन। तो प्लानिंग कर लो कि हाँ अब 1 महीने में इतना पैसा कमाने के लिए ये करना है, और उसके बाद ताबड़तोड़ एक्शन कि हाँ ये करा, ये किया, ये किया, ये किया। मैं कहता हूँ 2 तरह के एक्शन, माइंडफुल एंड माइंडलेस। माइंडफुल एक्शन सोच समझ के लिए हुए एक्शन कि भाई इस पॉडकास्ट में मैं क्या बोलूँ, आगे क्या करूँ, कैसा हो, ये सारा माइंडफुल एक्शन हो गया। माइंडलेस एक्शन, कई बार ऐसा होगा सिचुएशन की समझ में नहीं आएगा आगे क्या करना है, तो जो समझ में आ रहा है कर दो। राइट, जैसे मैं एक बार मेरा बिजनेस अटक गया था, मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं, तो मैंने अचानक से एक दिन, पूरे देश के अंदर मेरा जीत का जुनून एक प्रोग्राम होता है, मैंने कहा बैक टू बैक 3 महीने के अंदर हर हफ्ते एक सिटी में वो प्रोग्राम करूंगा। तो मैंने 12 प्रोग्राम अनाउंस कर दिए, और उनके साथ साथ एक मेरा ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम और एक बिजनेस कोचिंग का प्रोग्राम, ऐसे करके 12x3 36 प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर दिए 3 महीने के अंदर, और वो भी अलग अलग सिटी में। टीम एग्जॉस्ट हो गई, लेकिन मैंने वो जब 3 महीने एक्सरसाइज की ना, उससे हमें पैसा भी मिला, उससे हमें तरक्की भी मिली, नेम फेम भी मिली, हमारी टीम को पता चला कि हम जो चाहें कर सकते हैं। तो ताबड़तोड़ एक्शन, माइंडलेस एंड माइंडफुल। वहां पे मेरे को नहीं पता क्या स्ट्रैटेजी आएगी, और सारी स्ट्रैटेजीज फेल हो गई। जब मेरा बहुत लोन हो गया था 2018 में, तो सारी स्ट्रैटेजीज जिससे पैसा आ सकता था वो तो फेल हो गई थी। तो अब मैं कैसे पैसा कमाऊं? अब मेरे पास पैसे कमाने का एक ही तरीका था, भैया मुझे जो आता है वो कर ले। मेरे टीचर ने कहा कोई तो वेबिनार फ्री कर दे, कर दिया। सेमिनार फ्री कर दे, कर दिया। कुछ तो बेच दे, बेच दिया। जो समझ में आया बेच दिया। माइंडफुल, माइंडलेस, क्योंकि हर आदमी माइंडफुल नहीं हो पाएगा। मैं नहीं था स्ट्रैटेजी मैन, मेरे को नहीं पता थी कि मैं ये ही करके 5 साल में यहाँ पहुंचूंगा, मुझे नहीं आता था, मैं देख ही नहीं पाता गया, बस मैं करता गया। तो माइंडफुल, माइंडलेस एक्शन। पहला मैंने बताया माइंड का ट्रेनिंग, दूसरा मैंने बताया उस फील्ड की एजुकेशन, तीसरा मैंने बताया माइंडफुल माइंडलेस एक्शन, ताबड़तोड़ एक्शन, चौथा मैंने बताया रिव्यू। रात को बैठ के सोचो कि तुमने जो एक्शन लिए, उन एक्शन से कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसके रिजल्ट आएंगे या नेगेटिव जाएगा। और उसमें से जो एक्शन काम नहीं कर रहा ना, उसको बंद कर दो, और जो काम कर रहा है ना उसको बढ़ा दो कल से। तो मुझे लगा कि ये पॉडकास्ट करके मुझे रिजल्ट आएगा, तो मैं पॉडकास्ट को बढ़ा दूं, और अगर मुझे लगा पॉडकास्ट करके रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर सोचूं इसमें क्या सुधार कर सकते हैं, फिर इसको बढ़ाऊं, और अगर लगता है कि इससे रिजल्ट नहीं आएगा तो इसको स्टॉप कर दूं। क्योंकि आपके पास एक ही एसेट है, टाइम। ये 4 चीजें कर लेना, कोई भी इंसान चाहे जितना पैसा कमा सकता है। स्पेसिफिक एक हस्बैंड वाइफ की या एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ, एक ओवरऑल रिलेशन, एज इन की वी आर फ्रेंड्स, हम एक दूसरे को जानते हैं। मेरा आपके साथ रिलेशन कैसे अच्छा रहे, मेरा मेरे टीम के साथ रिलेशन कैसे अच्छा रहे, मेरा मेरे ड्राइवर के साथ रिलेशनशिप कैसे अच्छा रहे। हाउ कैन वी वर्क ऑन दिस, हाउ कैन वी मेक अ ग्रेट रिलेशनशिप विद पीपल अराउंड अस? You know, too many things should be done, but I think it's very simple thing, and लोग इसको बड़ा complicated बना देते हैं। अभी क्या है, आपसे मैं पहली बार मिला हूँ आज, and हमारी कितनी बातें हो गई आज, and we have, I'm feeling very comfortable, all right? क्यों? You have got a very charming smile. I think सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ से शुरू होती है। I think you know how to talk to people and how to make them comfortable, and उनके इंटरेस्ट का टॉपिक निकाल के कैसे उनसे बात करो,
है ना? अगर मैं ट्रेनर हूँ तो आप मेरे से ट्रेनर की जैसे बात कर रहे हो, अगर मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो आप वैसी बात कर रहे हो, है ना? तो ये जो कला है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रिलेशनशिप के लिए स्माइल, स्माइल के साथ-साथ दूसरी चीज़ सवाल पूछने की आदत। सवाल पूछो रादर देन टेलिंग कि मैं कितना महान हूँ, देखो सुनो मेरी बात, मैं ट्रेनर हूँ, मैं ये जानता हूँ ये। सवाल पूछो। वो ड्राइवर मैं एक दिन एक ड्राइवर के पास बैठा, मैं कैब से जा रहा था, दिल्ली आया था। वसंत कुंज में एक होटल में मेरा प्रोग्राम था। वो ड्राइवर ने मुझे पिक किया और मेरी इच्छा हुई कि मैं आगे वाली सीट पे, जनरली मैं पीछे वाली सीट पे बैठता हूँ ताकि मैं फ़ोन वोन निपटा लूँ, लेकिन उस दिन मेरे पास कोई काम नहीं था, तो मैंने कहा आगे बैठते हैं, इससे बात करते हैं। मैं बैठा, और भैया कैसे हो, क्या चल रहा है, हाउ वंडरफुल। अब मैंने कहा क्या करते हो, वीडियो वगैरह देखते हो? नहीं सर, वीडियो वगैरह नहीं देखता सर। अब जैसे ही उसको थोड़ा कंफर्टेबल किया ना, वो मुझसे क्या पूछता है, सर इस होटल में खाना खाने का कितना पैसा लगता है? हाय हाय। मैंने कहा 2,000 रुपये एक आदमी का लगेगा। अच्छा सर, मैं तो 12-15 हज़ार रुपये कमा पाता हूँ और मेरे घर के 5 सदस्यों को मुझे लेके आना है एक दिन। मैं लेके आऊँगा सर जल्दी। अब देखिए, अब मैं उसको सुन रहा हूँ। फिर मैं उसको सवाल पूछ रहा हूँ, ये वाला ही ड्रीम क्यों है? इससे बड़ा ड्रीम क्यों नहीं है? सर हम गरीब आदमी हैं, इससे बड़ा ड्रीम कैसे देखेंगे? सर यहाँ तक हमने नानी से सुना है, बहुत मेहनत करनी चाहिए, ये करवाना चाहिए। फिर अब देखिए बातों-बातों में कितनी एक अहमियत बन गई। सर ऐसे ही एक मैं ड्राइवर के पास गया, वहाँ था मैं उदयपुर में, सिंघानिया यूनिवर्सिटी में मेरा प्रोग्राम, वहीं पे मैं रुका हुआ। उन्होंने मुझे, कल का प्रोग्राम है, मैं 1 दिन पहले पहुँच गया और 1 दिन पहले पहुँचा तो उन्होंने मुझे एक ड्राइवर दिया सिटी घूमने के लिए एंड ऑल। ड्राइवर के साथ मैं बैठा, बैठते ही मैंने उसको 500 रुपये दिए और उसके साथ आगे वाली सीट पे बैठा और उससे बातें करता हो गया। वो ड्राइवर, सर मेरे को ज़िंदगी में किसी ने 500 रुपये नहीं दिए सर, आप कितने ये हो, ऐसा-वैसा उसने बहुत बोला मेरे बारे में, बहुत प्यार दिया उसने एंड बहुत प्यार दिया। उसके बाद बड़ा मज़ा आया मुझे। अगले दिन की बात सुनिए, मेरा प्रोग्राम हो गया। इस छोटे से ड्राइवर के साथ बात करने के बाद क्या हुआ, मैंने दिन भर उसको सुनता रहा, मैं बोलने की मैंने नहीं सोची कि मैं बोलूँ। अगले दिन सुबह मेरी फ़्लाइट थी और मेरी तबीयत ख़राब हो रखी थी। रात को उसने मुझको गोली दवाइयाँ ला के दी, मेरी तबीयत ख़राब हो रखी थी। सुबह 6:30 बजे मेरी फ़्लाइट थी उदयपुर में और मैं सिंघानिया यूनिवर्सिटी के कैंपस में सुबह 5 बजे बेहोशी में पड़ा हूँ, सोया हुआ हूँ। मैंने रात को दवाई-ववाई लेके सोया था मैं, हल्दी का नींद दूध आई लेके, जाती है, हाँ। भयंकर नींद और भयंकर थके हुए थे। अगले दिन सुबह मेरी फ़्लाइट मिस हो जाती, लेकिन उस ड्राइवर ने पता है क्या किया? वो बड़े से कैंपस में उसको नहीं पता था मैं कौन-सी बिल्डिंग में हूँ। उसने मुझे डोर पे छोड़ा था, डोर से दूसरी टैक्सी ने मुझे अंदर छोड़ा। वो लड़ा सिक्योरिटी वालों से, मुझे सर की फ़्लाइट है। वो पूरे 4-5-6 कैंपस में जहाँ-जहाँ लोग गेस्ट रहते थे उनमें सब में उसने चेक करवाया रजिस्टर में कि कहाँ है। उसने पता किया मैं कौन-सी जगह पे सो रहा हूँ और जिस बिल्डिंग में मैं सो रहा हूँ वो भी इतनी बड़ी बिल्डिंग थी कि वो नीचे से घंटी भी बजाए तो मुझे अंदर सुनाई नहीं देना है। वो बंदा किसी बाथरूम की खिड़की में से अंदर आके, बाथरूम के अंदर से दरवाज़ा खोल के उस बिल्डिंग में एंटर होके उसने हर कमरे को खटखटा के मुझे जगा के, सर आपकी फ़्लाइट का टाइम हो रहा है। उसने मेरे कपड़े, मैं ब्रश करने गया इतनी देर में, उसने मेरे सूटकेस में कपड़े डाले और इतनी स्पीड में गाड़ी चला के उसने मेरे को वहाँ छोड़ा ना। 6:30 की फ़्लाइट, मैं 6 बजे पहुँचा और थैंक गॉड वो छोटा एयरपोर्ट था तो फ़्लाइट उड़ी नहीं थी और उन्होंने मुझे एंटर करवा दिया। कैन यू सी दिस? ये है रिलेशनशिप बिल्डिंग। ये प्यार जब है। हम लोगों को प्यार देते हैं, जब हम लोगों को इज्जत देते हैं, जब हम उनके साथ स्माइल करते हैं, जब हम उनकी बात सुनते हैं, जब वो देखते हैं कि हमें छोटे बड़े का बदलाव नहीं है या भेदभाव नहीं है, जब हम उन्हें इंसान मानते हैं, जब हम अपनी सफलता को उन पे प्रोजेक्ट नहीं करते हैं, तब रिलेशन बिल्ड होते हैं। सर अब मुझे ये बताइए कि एक आइडियल बॉस कौन है? बड़ा मुश्किल हो जाता है ये कहना, लेकिन हाँ, मेरे हिसाब से आइडियल बॉस वो है जो हर आदमी से ये पूछे, भाई चल क्या रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में? ना सिर्फ ये पूछे कि चल क्या रहा है, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले पूछे कि यार मैं ये डिसीजन लेना चाहता हूँ, तुम्हारी राय क्या है? तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? और उनको एक ग्रो करने का एक एनवायरनमेंट दे, जहाँ पे कि ये समझे कि यार मेरा पैसा ना मेरे घर वालों के लिए नहीं है सिर्फ। आज आज मैंने जितना भी नाम कमाया है या पैसा कमाया है, मैं आज भी सोचता हूँ क्या मेरे अंदर इतनी औकात थी? अगर मेरे जितने भी टीम मेंबर्स आज तक आए, चाहे वो मेरे साथ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनके बिना मैं नहीं कमा सकता था। सो आई नीड टू बी ग्रेटफुल अगेन एंड नॉट ओनली दैट, आई नीड टू अंडरस्टैंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। मैं ये ब्लैक एंड वाइट में कॉल नहीं ले सकता कि यार आज ये काम नहीं कर रहा है, इसको भगा दो।
आज ये काम कर रहा है, इसको तो ज़्यादा सैलरी दे दो। नहीं, मैं ये ब्लैक एंड वाइट के कॉल नहीं ले सकता। आज अगर कोई इंसान काम नहीं कर रहा तो मेरा पहला अपॉर्चुनिटी होगा उसको समझना कि वो काम क्यों नहीं कर रहा है। क्या इश्यूज़ हैं? क्या मैं उसको काम दे पा रहा हूँ? क्या मैं उसको बिज़ी रख पा रहा हूँ? क्या मैं उसके लिए उसकी इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ काम डेवलप कर पा रहा हूँ? मैं ऐसा तो नहीं कि गधे से घोड़े का काम ले रहा हूँ और घोड़े से गधे का काम ले रहा हूँ। एक्सपेक्टेशन कहीं मेरी अनरियलिस्टिक तो नहीं है। जस्ट बिकॉज़ मैं पैसा दे रहा हूँ तो मेरी ह्यूमन टच उससे ख़त्म तो नहीं हो गया है। ये सारी चीज़ें मुझे सोचनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं पीपल सेंसिटिविटी। और ये ईक्यू, आजकल कहते हैं कि आईक्यू से अच्छा लीडर नहीं बनता। आजकल ईक्यू यानी इमोशनल कोशेंट, बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। आईक्यू तो बहुत लोगों का अच्छा होता है, लेकिन दे आर नॉट ग्रेट लीडर्स। क्यों महात्मा गांधी के कहने पे लाखों लोग सड़कों पे आ जाते थे? क्यों भगत सिंह जी के कहने पे बहुत सारे लोगों ने बम फेंक दिया संसद में एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स? क्यों ऐसा हुआ कि हज़ारों लाखों लोग सड़कों पे आ गए ऐसे? क्यों ऐसा हुआ कि कभी कोई एक महापुरुष रतन टाटा साहब इस दुनिया से गए और हज़ारों लाखों लोगों ने मतलब उनको श्रद्धांजलि दी और आज भी याद करते हैं। कलाम साहब कहते हैं हिंदू मुस्लिम का भेद है इस कंट्री में, लेकिन एक मुस्लिम को इतना ज़्यादा हिंदू भी प्यार कर रहे हैं सारे के सारे। और ऐसे ही कई सारे हिंदू हैं रतन टाटा साहब जैसे जिनको मुस्लिम भी प्यार कर रहे हैं। तो ये क्यों होता है? ये बिकॉज दोज लीडर्स हैव बीन ऑलवेज बहुत कंपैशनेट कि यार ये बंदा आज काम नहीं कर रहा है, इसको पहले समझते हैं, इसको थोड़ा समझाते हैं, इसको चलो अपॉर्चुनिटी देते हैं, इसका रोल चेंज करके देखते हैं, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देख के देखते हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम करके देखते हैं। सारी चीज़ें कर ली, 2-3 बार कोच कर दिया और भी ट्राई कर लिया, सारा करने के बाद पानी सर से ऊपर निकल गया तो डेफिनेटली यू नीड टू फायर दैट पर्सन। बट ये फायर करने के पहले इतनी चीज़ें करनी है। इतनी चीज़ें करके अगर कोई इंसान करेगा तो उसकी अच्छाई फैलेगी, उसकी गूंज फैलेगी। एंड यस, एवरीथिंग फ्लोज फ्रॉम द टॉप। डिसिप्लिन्ड अगर बॉस नहीं है तो नीचे के लोग डिसिप्लिन नहीं होंगे। कमिटेड अगर बॉस नहीं है तो नीचे के लोग नहीं होंगे। बॉस अगर ड्रीम्स नहीं देख रहा, प्लानिंग नहीं कर रहा, गोल सेट नहीं कर रहा तो नीचे के लोग नहीं कर पाएंगे। बॉस के अंदर फायर नहीं दिख रही तो नीचे के अंदर नहीं दिखेगी। बॉस नेगेटिव है तो नीचे के लोग। तो आई थिंक बॉस हैज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेंटल हेल्थ को लेके आपका क्या कहना है? ये कितना इम्पोर्टेंट है आजकल के इस टफ टाइम में? हर दूसरा आदमी बीमार है आज मेंटली। तो फिजिकली हो सकता है 10 में से 1 ही हो या 50 में से 1 हो। मेंटली हर दूसरा आदमी बीमार है। मेंटल बीमारी के सिम्टम्स अननेसेसरी स्ट्रेस ले लेना, अननेसेसरी गुस्सा कर लेना, अननेसेसरी इरिटेट हो जाना। और प्रॉब्लम यह है कि जो मेंटली बीमार है ना उसको समझ में भी नहीं वो मानने को भी तैयार नहीं कि वो बीमार है। एंड नंबर 2, अगर उसको समझ में भी आ गया कि मैं मेंटली सिक हूँ और वो किसी को बताए, चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी, दादा दादी, दोस्तों को, अरे यार मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम है, कोई उसको समझ ही नहीं पाएगा। और जब कोई उसको समझ ही नहीं पाएगा तो सब कहेंगे अरे होता रहता है ये तो। अरे तुम्हें पता नहीं है वो बच्चा सुसाइडल है। वो तुम्हें सिर्फ ये नहीं कह रहा है कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है। वो कहीं हो सकता है ये कह रहा हो कि मैं सुसाइडल हूँ। वो लेडी तुम्हें सिर्फ ये नहीं कह रही है कि मैं अब और नहीं झेल सकती। वो शायद कह रही है कि मेरा थ्रेशोल्ड का फाइनल लिमिट आ चुका है, नाउ आई कैन डू एनीथिंग। और वो कोई समझ नहीं पाता है क्योंकि इसकी ट्रेनिंग नहीं है, ना इसकी ट्रेनिंग है। और ट्रेनिंग भी दी जाए तो कोई इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। आज हमारे देश में मेंटल डिजीज़ को मेंटल डिजीज़ माना ही नहीं है। अगर रेपिटेटिव नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ये डिजीज़ है। रेपिटेटिव एंगर है, ये डिजीज़ है। रेपिटेटिव गिविंग अप है, ये डिजीज़ है। रेपिटेटिव कोई आदमी एंग्जाइटी का शिकार हो रहा है, ये डिजीज़ है। रेपिटेटिव अगर कोई आदमी कहता है कि आई कांट डू इट, ये डिजीज़ है। ये ओसीडी पैटर्न हो गया है कि मैं आई कांट डू इट, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता। ये मेंटल डिजीज है एंड दैट पर्सन नीड्स हेल्प। ये या तो वो आदमी समझे या उसके आसपास वाले समझे। लेकिन ऐसे आदमी को आप कहोगे तेरे को साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, तेरे को मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाना है, तेरे को काउंसलर के पास जाना, ना मैं ठीक हूँ, वो मानने को तैयार नहीं होता क्योंकि एक कोई मानना नहीं चाहता कि मैं बीमार हूँ। सर एक लड़का आया मेरे प्रोग्राम में, नाम तो नहीं लूंगा, मेरे को 3 दिन का प्रोग्राम था और एक रात पहले जब वो आया तो लोगों ने कहा सर ये सुसाइडल है, इसके ऊपर आप विशेष ध्यान देना। रात भर सर ये मरने की बातें करता रहा। अगले दिन प्रोग्राम में ही पहुंचा, मैं तो सुधा, तो लोगों ने मुझे ये फीडबैक दिया। 3 दिन के अंदर लोगों ने देखा वो सुसाइडल लड़का इतना रॉकिंग रोरिंग था। वो तीसरे दिन सुबह तक वो इतनी एनर्जी से भर गया था और बोलता कौन सा डिप्रेशन, आई डोंट नो, आई एम दिस रोहित। एंड ही वाज लाइक दिस। अब हुआ क्या, तीसरे दिन उसने सुबह अपने पिताजी को फ़ोन किया। उसकी माताजी की भी डिप्रेशन डेथ हुई थी।
वो बेचारे के पास पैसे नहीं देते थे उसके पापा, तो वो जैसे तैसे 100 200 कहीं से लेके मेरे प्रोग्राम में आया। अगले दिन संडे को उसके पिताजी को उसने फ़ोन किया और पिताजी ने उसको डांटा, कहाँ चला गया तू, किसने कहा तेरे को ये मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह। वो तीसरे दिन फिर डिप्रेशन में आ गया। थैंक गॉड कि वो वहाँ पे मेरे सामने ही था। उसको तुरंत वहाँ से वापस पैटर्न चेंज किए, चल कम ऑन लेट्स गो, अब तो पापा को बन के दिखाएंगे, ऐसा वैसा बहुत चीज़ें करवाई। शाम तक वो वापस से हाईएस्ट एनर्जी पे। जब डिप्रेशन आने वाला है उस दिन भर वो उस डिप्रेसिव थॉट में रहता। मैंने उसको ये सिखा दिया कि जैसे ही डिप्रेशन आए ना, उसको पैटर्न को ब्रेक कर और नया कर, पैटर्न को ब्रेक कर नया कर। सर 3 महीने बाद दिल्ली के एक प्रोग्राम में वो लड़का आया और हम सब ने देखा उसका ट्रांसफॉर्मेशन एंड ही वॉज लाइक ब्राइट वाइब्रेंट। मुझे नहीं पता कि अभी वो कहाँ है क्योंकि मेरे हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स हैं, तो आई एम नॉट इन टच। बट 3 महीने बाद वो प्रोएक्टिवली जब मेरे प्रोग्राम में आया, हमने देखा सुसाइडल केसेस को बहुत बाहर निकाला है। कई लोग फाइनेंशियली ब्रोक होते हैं, ऐसे कई केसेस हैं जहाँ पे एक लेडी जिसको बचपन से अस्थमा है, दवाइयाँ ले रही है, मिनटों में ठीक। मैं नहीं कहता कि कोई मैं भगवान हूँ, लेकिन हाँ मेंटल स्ट्रैटेजीज और ये सारी चीज़ें करके ना इस लेवल पे आदमी को चेंज किया जा सकता है जो आदमी सोच भी नहीं सकता। कई बार मैं देखता हूँ कि सालों लग जाते हैं हमें उस प्रॉब्लम से जूझने में, और हमें लगता है कि इसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है, लेकिन उसका सोल्यूशन बहुत छोटा सा होता एक लाइन होता है और वो पूरी जिंदगी बदल देती है। जिंदगी बदल देता है। तो सक्सेसफुल होने का ना मतलब जो एक एसेंस आपके कन्वर्सेशन से मुझे समझ में आया है कि एक्ट, वेरी ट्रू। जो अपॉर्चुनिटीज हैं आप करो। जब आप डूब रहे होते हो तब आप क्या करते हो? इसी को हम कहते हैं पैटर्न ब्रेक, है ना। मतलब देखिए एक्ट क्या है, आप नेगेटिव सोचे जा रहे हो एंड उस लूप में फंस गए। उस लूप को तोड़ना यानी एक पैटर्न में फंस गए, उस पैटर्न को तोड़ना, इसीलिए एक्शन जरूरी है। जैसे कई बार हम कस्टमर आता है हमारे पास और हमें कहानी सुना रहा होता है, ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई। मैं कहता हूँ चलिए बताइए बचपन में गेम कौन सा खेला था, है प्रॉब्लम की बात करते करते गेम कौन सा, ये क्या पूछ रहे हैं। लेकिन वो प्रॉब्लम के उस थॉट को स्टॉप करके उससे उसको हटाना जरूरी था। जैसे ही उसने गेम के बारे में, अरे गेम तो सर मैं मजेदार, आदमी रोते रोते प्रॉब्लम बता रहा और अचानक से अरे सर गेम में तो मैं बहुत बढ़िया था, ये था वो मैं था, ये खेलता था वो खेलता था। अभी बता तू ये प्रॉब्लम में था, विद इन सेकेंड्स तूने ये इतना चेंज कैसे ले आया अपने अंदर, कैसे लाया? ये आई ओपनिंग हो जाता है लोगों के लिए। मैंने कहा जब 500 बार एंग्जाइटी अटैक वाला पेशेंट मुझे आता है और बोलता है कि सर एंग्जाइटी का अटैक आ जाता है कुछ नहीं, मैंने कहा अगली बार आए ना तो मुझे बताना, अरे सर हाथ पाँव ऐसे हो रहे हैं सर, पसीना आ रहा है सर, एंग्जाइटी का अटैक आ रहा है सर, अब मैं क्या करूँ? उसी समय पैटर्न ब्रेक कर, उसी समय चल आगे बढ़, ओके लेट्स रन, लेट्स जंप। 2 मिनट लगेंगे, एंग्जाइटी अटैक खत्म हो जाएगा 2 मिनट में बिना दवाई के। सर एक और क्वेश्चन जी, मेंटल हेल्थ की हम लोगों ने बात करी है ना, सर यहाँ पे ना मुझे आप ये गाइड करो, जैसे लोग डिप्रेशन में होते हैं कई बार या एंग्जाइटी अटैक हो रहे होते हैं ना, इन लोगों के लिए और नॉर्मल इंसान के लिए भी मैं बात कर रहा हूँ, उनके लिए एक्सरसाइज कितना इंपॉर्टेंट है? आई थिंक वेरी मच इम्पॉर्टेंट। मैं सही आदमी तो नहीं हूँ इसके बारे में बात करने के लिए, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा अपनी हेल्थ पे टाइम नहीं दिया। मैं बताता हूँ आपको, बचपन से गरीबी देखी, गरीबी तो नहीं कहूँगा लेकिन हाँ फाइनेंशियल स्ट्रगल अच्छा खासा देखा। और जब फाइनेंशियल स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है तो क्या होता है कि एक ही सपना होता है, जल्दी जल्दी पैसा कमा लें, पापा मम्मी के लिए कुछ कर दें। तो वो फेस चलता रहा 30 साल की उम्र तक। उसके बाद जब थोड़ा ठीक होने को आया तो करियर चेंज कर दिया, तो फिर वापस से 8-10 साल का स्ट्रगल आ गया और जो सपने देखे थे वो सारे पूरे हो गए। तो मैं अपनी एक्सरसाइज पे और हेल्थ पे इतना टाइम नहीं दे पाया, क्योंकि हमेशा से बचपन से प्रायोरिटी रही कि अब घर खरीदना है, अब गाड़ी खरीदनी है, अब से स्टेबल होना है। लेकिन है ना, मुझे किसी ने कहा था 40 के बाद ना तेरी हेल्थ पे असर आएगा, क्योंकि देखना तू अचानक से। और हुआ यूं ही कि 40 का जब मैं हुआ, एक दिन प्रोग्राम में गया और सांस काफ़ी फूली। 10-5 दिन 15 दिन यही पैटर्न चला। मुझे लगा कि ये होटलों में ना सोडा वोडा डाल देते हैं रोटी से, इसलिए इसके कारण पेट ऐसे बिल्कुल फूल के ऐसा हो जाता था। और अचानक से फिर जब टेस्ट करवाया, एक डॉक्टर मिल गए, उन्होंने कहा भाई तुम्हें फैटी लीवर है, ऐसे नाड़ी पकड़ के। मैंने कहा ठीक है चेक कराता हूँ। चेक कराया, फैटी लीवर आया। तब मुझे लगा कि नहीं यार ये तो गड़बड़ हो गई, कुछ तो गड़बड़ हो गया। एक डॉक्टर मिला, बोले तू प्री डायबिटिक है, अब लाइफस्टाइल सुधारनी पड़ेगी तुझे। तो मैंने कहा ये भी गड़बड़ है। तो मैंने अपने अंदर ड्रामेटिक चेंजेस लाए, खाना पीना सुधारा, जंक फूड कम किया, चाय कॉफ़ी शुगर कम किया। ये सब चीज़ें कम करने के बाद मैंने एक और चीज़ की,
थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना शुरू किया। पहले भी करते थे, पहले ऐसे करते थे कि 1 महीना कर लिया, 2 महीने नहीं किया, 4 महीने कर लिया, 6 कंसिस्टेंट महीने नहीं किया। अब मैं कंसिस्टेंटली थोड़ा, मैं हफ्ते में 4 या 5 ही दिन कर पाता हूँ, कभी ट्रैवल होता है तो छूट जाता है, बट योगा वगैरह करता हूँ, योगा इंस्ट्रक्टर हैं उनके साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एनर्जी अब 43 में 40 से बेटर हो रही है। अब मैं बढ़ रहा हूँ, अब मेरा वेट कम हुआ है, मेंटल अब मैं, ब्लॉकेजेस खुलते हैं। हाँ, अब मैं ज़्यादा अच्छे से काम कर पा रहा हूँ। आई थिंक विद एक्सरसाइज यू इम्प्रूव एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई कमिट ऑन योर पॉडकास्ट दैट अब मैं भी और ज़्यादा अच्छा एक्सरसाइज के फील्ड में काम करूँगा बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर बातों बातों में ही ना हमने लाइफ के 3 एस्पेक्ट्स पे बात कर लिए, हेल्थ, हेल्थ, फाइनेंस एंड रिलेशनशिप। तो ये वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट रहा मेरा आज तक का, जहाँ पे मैंने दिल खोल के अपनी बात भी रखी और सामने कोच को बिठा के उनसे समझने की कोशिश भी करी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ पॉडकास्ट करके और एक रियल कनेक्शन फील हुआ आज। थैंक यू ऋषि भाई, इट्स माय प्लेजर टू। एंड मैं आपको कहूँगा कि बहुत कम लोग होते हैं जिनके पॉडकास्ट पे हम जाते हैं और वो हमसे इतनी बातें निकलवा पाते हैं। तो यहाँ मुझे भी मज़ा आया और आई एम श्योर हम दोनों ने एक मुझे भी मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया एंड आई होप आपकी ऑडियंस को भी बहुत ज़्यादा ये पसंद आने वाला है, क्योंकि आपने यहाँ पे दिल खोल के बातें करी है बिना किसी लिमिटेशन के, बिना किसी टाइम बाउंडेशन के। थैंक यू। तो थैंक यू भूपेंद्र सिंह राठौर, कोच BSR, for being with us and helping audience to grow them in their life. Thank you so much Rishi bhai, really appreciate and I'm honored to be here. मजा आया आपसे। Thank you.